Hello 12th class students. I am Nilesh Chaudhary, your biology teacher welcomes you on behalf of Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Students, today in biology we are going to learn about the human health and diseases. Students, this chapter is very important for us not only for the examination point of view but related to our day-to-day life also. We encountered many types of the diseases. Sometimes we fall ill, sometimes we feel much better. So what is the reason behind feeling the dullness, feeling the fever, etc. All these things, why these things happens, why the body conditions are changes, and which are the different types of the diseases that we can suffer from. तो बच्चों ये सारी चीज़ें हम डिसीजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में जानेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानेंगे कि हम किस कंडीशन में ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी है, अगर किसी को बीमारी है, कोई इलनेस है तो वो किस कारण से है, उसका क्या रीज़न है। इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले बच्चों, आपने हेल्थ के बारे में हमने पिछला जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में जाना था कि हम हेल्थ किसे कहते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था बच्चों कि हेल्थ सिर्फ हमारा फिजिकली फिट होना या फिजिकली अच्छा होना, इट इज़ नॉट मेरली द हेल्थ, बट हेल्थ इज़ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। फिजिकल भी हम फिट हों, मेंटली भी हमें कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, है ना, और समाज में भी हमारी इज्जत हो, समाज में हम उठते बैठते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सब लोगों से हमारा व्यवहार अच्छा हो। ऑल दिस थिंग कंप्राइजेज द हेल्थ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, लेकिन हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली बात करेंगे फिजिकल डिसीजेस के बारे में कि बॉडी में कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है और किन किन कारणों से हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि कॉजेज ऑफ डिसीजेस होती क्यों हैं, क्या क्या कारण हैं उनके। तो बच्चों, डिसीजेस होने के अगर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग उनके कैरियर्स हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, जिसमें से एक चीज़ आती है हमारी बायोलॉजिकल। ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार कर देते हैं, है ना। आपको पता है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं, लेटिहेल्मिन्थस होते हैं, जिनके कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल रीज़न, है ना। मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल, एक बच्चों आता है दूसरा हमारा, मान लो कि हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली या कोई ऐसा केमिकल ले लिया जो कंज्यूम कर लिया जो हमें बीमार कर देता है, तो वो चीज़ हो जाती है हमारा केमिकल कैरियर या केमिकल रीज़न कि उस केमिकल के कारण हम बीमार हो गए, है ना। तो उसको हम बोल सकते हैं केमिकल एजेंट। जैसे ये बायोलॉजिकल एजेंट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल एजेंट, है ना। मेनली हम इन दो चीज़ों से बीमार होते हैं। अब आप थोड़ा सा गैस करने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई थर्ड ऐसा और रीज़न है जिससे हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि सर दो ही रीज़न होते हैं, या तो कोई बायोलॉजिकल, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें बीमार कर दे, या फिर कोई ऐसी चीज़ हम कंज्यूम कर लें, मतलब कोई ऐसा केमिकल ले लें जो हमें बीमार कर दे, है ना। बट थर्ड थिंग और आता है बेटा, फिजिकल एजेंट, है ना। मान लो हमें कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण हमारा कोई बॉडी ऑर्गन है वो डैमेज हो गया, तो वो भी एक तरह की डिसीज़ है ना। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल एजेंट। इनमें बायोलॉजिकल एजेंट में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे हमारे पूरे, जिन्हें हम पैथोजन भी कहते हैं, है ना। केमिकल्स में
सिमिलर केमिकल्स हो जाएंगे। अब फिजिकल एजेंट की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें मान लो हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह पर चले गए, या टेम्परेचर जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली है, ठंड है, तो ठंड में बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर वाले जो फैक्टर्स आते हैं, ये भी हमारे फिजिकल फैक्टर्स में या फिजिकल एजेंट्स में आते हैं, है ना। तो इसमें एक तो टेम्परेचर आ गया हमारा, है ना, या फिर जो भी दूसरे फिजिकल डैमेजेस है, अगर फिजिकल डैमेज हो जाती है तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जनरली जो फिजिकल डैमेज अगर कुछ होती है तो उसको हम मैकेनिकल एजेंट में डिवाइड कर देते हैं, इसको सब डिवाइड कर देते हैं हम फिजिकल एजेंट में। यहाँ पर जैसे टेम्परेचर में कोल्ड आ गया, हॉट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। और अगर कहीं इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको हम लिख देते हैं मैकेनिकल एजेंट में, है ना। मैकेनिकल एजेंट में सीधे सीधे आ जाएगा कुछ भी हमारे बॉडी का डैमेज होना। इनके अलावा बच्चों आपने एक बात और सुनी होगी, जिसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी डिसीजेस, है ना, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कुछ डिसीज़ होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, बी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एरिकेट्स हो जाता है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेज है ना। तो इनको हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी एजेंट या डेफिशिएंसी रीजन बोल दें इसको हम, है ना। तो इसमें डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी से जो भी डिसीजेज होती हैं उनको हम बोल देते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। तो बच्चों ये जो थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के कॉजेज ऑफ द डिसीजेज की बीमारियां किन किन कारणों से हो सकती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं बच्चों इसमें अब रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शंस। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है ना, जैसे वाटर रिजर्वोयर होते हैं, द लेक्स, ओशंस, सी, ऑल दीज आर वाटर रिजर्वोयर्स, है ना। तो रिजर्वोयर का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई चीज़ जो है, जिसका भी रिजर्वोयर है, वो अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वोयर, है ना। तो चलिए, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिजर्वोयर्स ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन मतलब हमें इन्फेक्ट करने वाले जो पैथोजेंस हैं वो किन किन जगहों पर हो सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, है ना बच्चों। तो सबसे पहला जो हमारे पास में आता है इन्फेक्शन का रिजर्वोयर वो है वेक्टर। वेक्टर या इसी को हम बोल सकते हैं कैरियर, जो उसको कैरी करता है। आपने एक कॉमन सी बात सुनी हुई है कि मलेरिया जो है वो हमें मॉस्किटोज के थ्रू होता है ना। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब ये मॉस्किटो क्या हुआ, उस जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो भी जिस टाइप का मलेरिया है, आगे हम देखेंगे मलेरिया के जो 4 टाइप्स होते हैं वो भी। तो मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो फीमेल एनोफिलिस उसको कैरी करता है, उसकी बॉडी के अंदर रहता है, उसके स्लाइवा में प्रेजेंट होता है ना। आगे हम उसकी लाइफ साइकिल भी देखने वाले हैं अभी। तो ये फीमेल एनोफिलिस जो है इट इज द कैरियर और वेक्टर फॉर द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये उसको क्या करता है, कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, और अपनी खुद की बॉडी के अंदर उसको फेवरेबल सिचुएशन दे करके, फेवरेबल कंडीशंस दे करके जिंदा रखता है ना। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे वेक्टर जो कि किसी भी पैथोजन, है ना, पैथोजन
डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, जो भी लिविंग डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैथोजन, है ना। और आपने एक नाम सुना होगा पैथोलॉजी, है ना, जो लैब्स होती है जहाँ पर ब्लड टेस्ट होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ द पैथोजेंस। पैथोलॉजी में क्या करते हैं, जब हम सैंपल देते हैं ब्लड का तो हमारे ब्लड में से उस पैथोजन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, विच वन इज द इन्फेक्शियस पैथोजन, है ना। फिर वो आइडेंटिफाई करके हमें बता देते हैं कि हमें टाइफाइड से सल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया का इन्फेक्शन है ना। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होने के बाद में फिर डॉक्टर हमें एग्जैक्टली मेडिसिन देता है और उससे हम ठीक हो जाते हैं, है ना। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैथोजन एंड पैथोजन्स आर द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स या डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो पहली चीज आ जाती है बच्चों हमारे पास में वेक्टर आ गया या कैरियर हो गया। सेकंड चीज आती है एयर, एयर बोल लो, वाटर बोल लो या फिर क्या बोल लो, सॉइल, है ना। इन तीनों से भी, ये तीनों में भी जो इन्फेक्शियस पैथोजेंस है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑल दीज थ्री आर ऑल्सो एक्ट्स एज द रिजर्वोयर ऑफ द पैथोजेंस। ये तीनों एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों भी ऐसे पैथोजन काम करते हैं, कैरियर काम करते हैं या रिजर्वोयर जैसा वर्क करते हैं पैथोजन का। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बच्चों जिसको हम सब डेली यूज़ करते हैं कई बार दिन में, वो है हमारा फूड, है ना। अगर फूड कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड है या कुछ खराब हो गया है, मतलब उसमें क्या है, पैथोजेंस ग्रो कर गए हैं। और अब अगर हमने ये फूड कंज्यूम किया तो डेफिनेटली उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये बच्चों अलग अलग यहाँ हमारे पास में 5 चीज़ें हैं ऐसे रिजर्वोयर्स जहाँ पर कि पैथोजेंस के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों की जो डिसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकली हम इन डिसीजेस को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। जनरली आपने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं होगा कि डिसीजेस को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वो किस तरह से फैलती है, किस तरह से होती है, कहाँ से उनका जो सोर्स है वो क्या है ना। उनका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस भी हम देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिसीज़, है ना। वर्ल्ड में जितनी भी तरह की डिसीजेज हैं उन सबको एक कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में हमने ले लिया कि भैया ये डिसीजेज है, अब इन डिसीजेज को हमें क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये सुना होगा कि कुछ डिसीजेज ऐसी होती है, बीमारियां ऐसी होती है जो बच्चों को जन्म से होती है, मतलब जन्म लेने के पहले मदर की बॉडी के अंदर ही वो डिसीज़ उनको हो चुकी होती है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। ऐसी डिसीजेज जो पेरेंट्स से बच्चे को मिलती है उन डिसीजेज को हम क्या बोल सकते हैं, और जेनेटिक डिसीजेज, है ना। तो ऐसी डिसीजेज जो बच्चे को मदर की बॉडी में होने के डिलीवरी के पहले ही बच्चे को मिल चुकी होती है, एक तो वो डिसीजेज हो गई। दूसरी डिसीज वो होती है जो पहले तो बच्चे को नहीं थी, जन्म लेने के टाइम पर बच्चे को नहीं थी, बट जन्म लेने के बाद में वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी हुई। तो दैट डिसीज विच द पर्सन एक्वायर्स आफ्टर द बर्थ, उसने कब एक्वायर किया, उसको कब लिया या कब इन्फेक्ट हुआ उससे, बर्थ के बाद में, है ना। तो ये तो हम 2 ब्रॉड लेवल में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। एक हमारी हो जाती है जो जन्म से, और एक हमारी हो जाती है जो जन्म लेने के बाद। तो जो जन्म से, जो बर्थ से आती है उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज, कॉन्जेनाइटल, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया या फिर
नाइट ब्लाइंडनेस, या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस। ये दो तरह की ऐसी डिसीजेज हो गई बच्चों जो कि बर्थ से ही किसी को भी हो सकती है। एक डिसीज और ले सकते हैं हम इसमें, डायबिटीज। डायबिटीज भी एक ऐसी डिसीज है जो जन्म से ही हो जाती है कई बार। दूसरा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड दैट मीन्स स्टूडेंट्स आफ्टर बर्थ। और ये जो कॉन्जेनाइटल है ये क्या हो जाएगी हमारी, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, सॉरी। अब देखो बच्चों, बिफोर बर्थ तो हमने देख लिया। अब जब हम आफ्टर बर्थ की या एक्वायर्ड डिसीजेस की बात करते हैं तो एक्वायर्ड डिसीजेस को फिर हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से दो पार्ट होंगे। एक कम्युनिकेबल डिसीजेस विच कैन स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेक्ट और थ्रू सम मीडियम, जो किसी न किसी मीडियम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, है ना। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ऐसी डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है ना। तो इसको हम फिर से ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। एक हो जाएगा हमारा कम्युनिकेबल डिसीजेस, और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन कम्युनिकेबल। अब देखो बच्चों, जो कम्युनिकेबल डिसीज है ये किस कारण से होती है, नॉन कम्युनिकेबल किस कारण से होती है ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज वी कैन फर्दर सब क्लासिफाई द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, कि किन किन कारणों से होती हैं, है ना। अगर हम कम्युनिकेबल की बात करें कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो किन किन कारणों से होती है ना, तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक या तो वायरस के कारण हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकती है ना। तो फर्स्ट हो सकती है हमारी वायरल डिसीजेस, सेकेंड हो सकती है बैक्टीरियल डिसीजेस जो बैक्टीरिया के कारण हो, थर्ड हो सकती है प्रोटोजोआन, जैसे कि प्रोटोजोआन डिसीजेज, फॉर एग्जांपल मलेरिया, है ना। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। फोर्थ हो सकती है हमारी हेलमिन्थस के कारण, हेलमिन्थ्स के कारण, या फिर फिफ्थ हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया जैसे फंगल इन्फेक्शन, है ना, जैसे दांत खाज खुजली, है ना, सुना है नाम आपने। तो ये हो सकता है हमारा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी बढ़ जाए इसकी। दिखाई देगा, है ना, नीचे थोड़ा, हाँ अब क्लियरली विजिबल है। तो फंगल भी हो सकता है ना। तो ये सभी डिसीजेज जो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, हेलमिन्थ से होती है, या फिर फंगस से होती है ना। ये सब क्या है, किसी के कांटेक्ट में आने से या किसी दूसरे मीडियम से एक हेल्दी अनहेल्दी पर्सन या सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है। दैट्स वाई दिस डिसीजेज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। इन डिसीजेज को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेज। सेकेंड हमारा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बच्चों हम किसको बोलेंगे, ऐसी डिसीजेज जो कि एक हेल्दी पर्सन, एक इल पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है ना।
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, चलिए ये भी अलग अलग टाइप की होती है, हम देख लेते हैं। एक डिसीज़ होती है डीजेनरेटिव ग्रुप। डिसीज़ का नाम, ये डिसीज़ का नाम नहीं है, एक ग्रुप का नाम है, जिनको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिसीजेस। अब आप कहेंगे कि सर ये इस डिसीज़ का तो हमने कभी नाम सुना नहीं पहले, है ना। तो डीजेनरेटिव डिसीज़ हम उस डिसीज़ को बोलते हैं जो हमारे किसी बॉडी ऑर्गन में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की किडनी फेलियर हो गई, है ना, या फिर किसी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो जैसे किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को छू लेगा या किसी वे से उसको वो डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की यहाँ पर हम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिसीजेस, है ना। तो ये डिसीज़ क्या है, कभी किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। एक डिसीज़ की हमने अभी बात की थी स्टार्टिंग में, डेफिशिएंसी डिसीज़, है ना, कि मैंने अगर विटामिन बी नहीं खाया और मुझे बेरी हो गया, तो कोई हेल्दी पर्सन जिसकी बॉडी में विटामिन बी सफिशिएंट अमाउंट में है, मेरे कांटेक्ट में अगर आएगा तो उसे भी वो डिसीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये हो जाएगी हमारी डेफिशिएंसी डिसीजेस, है ना। एक इसी में हम ले सकते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पर, एलर्जी वाली डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस जो किसी एलर्जी से होती है, सपोज मुझे पोलन ग्रेन से एलर्जी है या डस्ट से एलर्जी है ना। तो एलर्जी वाली जो डिसीजेस है, ये डिसीजेस भी कभी भी कांटेक्ट से कम्युनिकेट नहीं होती है ना। ये हो गया हमारा थर्ड। अब फोर्थ को हम कहाँ लिख लें, फोर्थ को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो, एक आता है हमारा एडिक्शन। एडिक्शन वाली डिसीजेज, जैसे सपोज कोई एल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि उसके कांटेक्ट में आने वाला कोई ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, है ना। तो जो एडिक्शन वाली डिसीजेज है, वो डिसीजेज भी कम्युनिकेट नहीं करती है कभी भी। थोड़ा सा देखो यहाँ पर, हाँ। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पर आ जाती है हमारी मैकेनिकल डिसीजेस, है ना। मान लो किसी का एक्सीडेंट में एक हाथ डैमेज हो गया है, एक पैर डैमेज हो गया, है ना, तो वो चीज़ किसी दूसरे में स्प्रेड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेज एज वेल एज देयर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द ग्रुप ऑफ सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।